जय हिंद दोस्तों। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 8 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कवर कर रहे थे हम लोग। देखिए, हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है और इसके तहत हमने बात की आर्टिकल 36 टू 51 हमें डीपीएसपीज देखने को मिलेगा। और डिटेल से हमने लास्ट के लेक्चर में बात की थी कि किस तरीके से ये हमारे संविधान में लिया गया और कौन कौन से मूलभूत बातें हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित। इसके बाद हमने बात की कि संविधान में क्लासिफिकेशन तो नहीं की गई है, लेकिन इनके कंटेंट और डायरेक्शन के बेसिस पे हम इन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो ये सारा हमने डिटेल से कवर किया। नाउ आज हम लोग बात करेंगे न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, यानी वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वैसे नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में इनिशियली नहीं थे पर अमेंडमेंट करके, संशोधन करके जोड़ा गया। तो देखिए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 यानी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत 4 न्यू डीपीएसपी जोड़े गए। अब ये 4 कौन कौन से थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से डीपीएसपी हमारे संविधान में संशोधन करके ऐड किए गए हैं। तो देखिए, आर्टिकल 39 में हम देखते हैं टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी चिल्ड्रेन के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को सिक्योर करना। ये आर्टिकल 39 के तहत, अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 39 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्टिकल 39A भी ऐड किया गया है, जिसमें इक्वल जस्टिस को प्रमोट करने की बात की जाती है और गरीबों के लिए, पुअर पीपल के लिए फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करने की बात की जाती है। इसके बाद आर्टिकल 43A, इसे भी संशोधन करके ऐड किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को सिक्योर करने के लिए और इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स उठाना, यानी कदम लेना। और देखिए, प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना एनवायरनमेंट को और सेफगार्ड करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो यह आर्टिकल 48A के तहत। तो ये जो 4 हैं ये आपको देखने को मिलेंगे अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए डीपीएसपीज। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाई है, सीड, SEED। तो S से सिक्योर करना वर्कर्स के इंटरेस्ट को, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में, तो S फॉर सिक्योर हो जाएगा, सिक्योर द वर्कर्स। E से हमने बात की इक्वल जस्टिस की, तो E फॉर इक्वल जस्टिस हो जाएगा, इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। उसके बाद एक और जो हमारा E है निमोनिक के अंदर, इसमें हमने इन्वायरमेंट की बात की कि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, जो आर्टिकल 48A के तहत ये भी संशोधन करके जोड़ा गया है। और D हमने डेवलपमेंट की बात की, तो ये जो किनके डेवलपमेंट की, चिल्ड्रन के डेवलपमेंट की, राइट। तो ये जो 4 डीपीएसपीज हैं ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए हैं। इस निमोनिक से आप काफी आसानी से याद रख सकते हैं, SEED, सीड। दोस्तों, कुछ और भी डीपीएसपीज हैं जो अलग अलग संवैधानिक संशोधनों के तहत जोड़े गए हैं। जैसे 44th अमेंडमेंट एक्ट हमें पता है 1978 में हुआ और इसमें एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया, जिसमें रिक्वायर करते हैं स्टेट को कि वो इनइक्वलिटीज़ को, जो इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, इनमें जो इनइक्वलिटीज़ हैं इन्हें मिनिमाइज करे, कम करने का प्रयास करे, आर्टिकल 38 के तहत। और इसी तरीके से 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत, ये तो हमने बहुत बार रिपीट किया है, जिसमें आर्टिकल 48 के सब्जेक्ट मैटर को चेंज किया गया और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो कि फंडामेंटल राइट था, अंडर आर्टिकल 21A। तो इस तरीके से 86th अमेंडमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है। और इसमें क्या अमेंड किया गया, द अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। यानी यहाँ पे यह अमेंड किया गया कि स्टेट को ईयरली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना है और एजुकेशन प्रोवाइड करना है सभी बच्चों को, जब तक कि वो 6 साल की उम्र को कंप्लीट ना कर लें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 86, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो PYQs में हमने ये कवर किया है। उसके बाद एक और अमेंडमेंट है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो इस पे तो हम लोग अलग से चैप्टर ही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर जब हम बात करेंगे। तो 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत ये डीपीएसपी जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला। इसमें यह कहा गया है, द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मैनेज करने के लिए, ऑटोनोमस फंक्शनिंग करवाने के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, मैनेजमेंट के लिए आर्टिकल 43B को हमारे संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जब हम कवर करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो हम लोग देखेंगे ही कि इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
दोस्तों, हमारी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे यानी संवैधानिक सलाहकार सर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, मैंने बहुत बार इनकी चर्चा की है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर आप देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पर्सपेक्टिव से तो बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि बताइए हमारे संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो सर बेनेगल नरसिंह राव। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उनके अधिकारों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहला तो जस्टिसिएबल, दूसरा नॉन जस्टिसिएबल। तो जो जस्टिसिएबल है ये तो हमें पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स हमारा जस्टिसिएबल है, यानी फंडामेंटल राइट्स का कभी भी हनन होता है तो कोर्ट के द्वारा उसे एनफोर्स करने के लिए जस्टिस किया जा सकता है, यानी ये जस्टिसिएबल है नेचर में। जबकि जो DPSPs हैं ये नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में, यानी कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो DPSP हालांकि नॉन जस्टिसिएबल है आर्टिकल, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 37 है वो यह साफ साफ बताता है कि हमारे कंट्री के गवर्नेंस में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनफैक्ट आधारभूत संरचना का काम करता है, बिल्कुल फंडामेंटल है हमारे कंट्री की गवर्नेंस में। और इस तरीके से ये स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि जो DPSPs हैं उन्हें लागू किया जाए। जब लॉज बनाने की बात आती है, जब लॉज फॉर्मुलेट किए जाते हैं तो उस टाइम पे इन प्रिंसिपल्स के, DPSPs के संबंध में बातें ध्यान रख के लॉज को बनाया जाए। तो इस तरीके से स्टेट अथॉरिटीज़ पर एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन इम्पोज करती है हमारी DPSPs। और देखिए जो रियल फोर्स है DPSPs के बिहाइंड वो पॉलिटिकल है, यानी लोगों का ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि ये जनता के हित में है। और जैसा कि काफ़ी हमारे लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने यह कहा था कि कोई भी मिनिस्ट्री जो कि पीपल के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो इन प्रोविजंस को हमारे पार्ट 4 में जो DPSP के तहत जो प्रोविजंस है उन्हें हल्के में नहीं ले सकती। और इनफैक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी कहा था हमारे संविधान सभा में कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि पॉपुलर वोट पर रेस्ट करती है वो इन DPSPs के प्रोविजंस को हार्डली इग्नोर कर सकती है जब पॉलिसीज को सेव किया जाएगा। देखिए क्योंकि एक गवर्नमेंट जो इग्नोर करती है इन पॉलिसीज को, उन्हें आंसर देना पड़ेगा जनता के सामने कि आखिर DPSPs को क्यों इग्नोर किया गया लॉ को फॉर्मुलेट करते टाइम। तो इस तरीके से काफ़ी महत्व रखती है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ना बात करते हैं कि आखिर DPSPs को नॉन जस्टिसिएबल क्यों रखा गया और नॉन एनफोर्सिएबल क्यों रखा गया। देखिए पहली चीज़ तो ये हमारी कंट्री के पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके, बट हमारी कंट्री हमेशा प्रयास कर रही है वेलफेयर सोसाइटी को और डेवलप करने की और जितने भी जनता के हित में कार्य किए जा सके उनकी। और दूसरा रीजन तो ये है कि वास्ट डाइवर्सिटी है हमारे देश में, बैकवर्डनेस भी है बहुत जगहों पे, तो इन चीज़ों में ये इनके इम्प्लीमेंटेशन में ये एक बाधा बन करके सामने होगा। बट फिर भी DPSPs को ज़्यादा से ज़्यादा लॉज के प्रोविज़न में लागू करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद देखिए जो हमारा न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट था उनमें काफ़ी सारे जो प्री ऑक्यूपेशन थे उन्हें माइट बी क्रश्ड अंडर द बर्डन अनलेस इट वाज फ्री टू डिसाइड द ऑर्डर, द टाइम, द प्लेस एंड द मोड ऑफ फुलफिलिंग देम। तो इस तरीके से विचार करके, सोच समझ कर कि हमारे DPSPs को लागू किया गया। और देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर थे हमारे, उनका प्रैग्मेटिक व्यू था, बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यू था DPSPs को लेकर के। दोस्तों बाकी प्रोविज़न की तरह ही DPSPs को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा हमारे संविधान सभा में। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने चिंता भी जताई, जैसे जो हमारी DPSPs है उनमें कोई लीगल फोर्स काम नहीं करता, यानी ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो जो हमारे प्रोफेसर KT शाह हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कहा कि ये पायस सुपरफ्लुइटीज़ है और कंपेयर किया कि एक बैंक का ऐसा चेक है जो कि तभी पेएबल है जब बैंक के पास उतने रिसोर्सेज हैं इन चीज़ों को परमिट करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि अगर बैंक के पास पैसे हैं तभी तो ये पे कर पाएंगे लोगों को। तो इस तरह की बात की गई। और नासिरुद्दीन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इन्होंने भी कहा कि दीज प्रोविजंस आर नो बेटर देन न्यू ईयर रेजोल्यूशन विच आर ब्रोकन ऑन द 2 जनवरी। यानी जिस तरीके से हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन में जो शपथ लेते हैं या जो भी हम लोग सोचते हैं कि हाँ इस साल हम ये चीज़ें फुलफिल करेंगे, बट ये 2 जनवरी को ही टूट जाते हैं, उस तरीके के न्यू ईयर रेजोल्यूशन से कंपेयर किया गया नासिरुद्दीन के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे जो DPSPs हैं उन्हें। और इनफैक्ट जो TT कृष्णमाचारी थे, इन्होंने यह बताया कि जो DPSPs है ये वेरिटेबल डस्टबिन है सेंटिमेंट्स का। KC वीयर ने कहा कि ये मैनिफेस्टो है एम्स और एस्पायरेशंस का, और यह भी बताया कि ये एक मोरल होमिली के जैसा केवल काम करता है। और सर आइवर जेनिंग्स ने भी कहा कि ये केवल पायस एस्पायरेशंस है। तो मतलब नो लीगल फोर्स होने के कारण ही इस तरह की बातें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा कही गई। और भी जो क्रिटिक्स हैं और भी बहुत तरह की बातें करते हैं, जैसे ये इलॉजिकली
अरेंज्ड है, यानी जो डीपीएसपीज हैं इन्हें लॉजिकल मैनर में अरेंज नहीं किया गया है। एन श्रीनिवासन ने यह कहा था कि जो हमारे डीपीएसपीज है ना ही इन्हें प्रॉपरली क्लासीफाई किया गया है, ना ही लॉजिकली अरेंज्ड किया गया है। जो डिक्लेरेशन है वो रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इशूज़ के साथ मिक्स है, जबकि जो मोस्ट इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चन है उन्हें भी मिक्स कर दिया गया है अनइम्पॉर्टेंट इशूज़ के साथ। और के संथानम के द्वारा यह पॉइंट आउट किया गया कि हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कारण कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकता है सेंटर और स्टेट के बीच, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच। उनका यह कहना था कि जो सेंटर है वो स्टेट को यह डायरेक्शन दे सकती है कि किसी प्रिंसिपल्स किसी डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा फुलफिल नहीं कर सकती, डिसमिस करती है, तो इस केस में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है किनके बीच। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर सेंटर किसी प्रोविज़न को किसी डीपीएसपी को आदेश देती है स्टेट को, कि स्टेट गवर्नमेंट को यह कहा जाता है कि इन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है, और स्टेट ऐसा नहीं करती है, तो इस केस में सेंटर और स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अगर प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे बिल को पास करती है जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करती है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा तो पास कर ली गई है, बट जब प्रेसिडेंट के लिए वो बिल सिग्नेचर के लिए पहुंचेगी तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट इसको इस बेसिस पे ग्राउंड कर सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे गवर्नेंस के फंडामेंटल्स के लिए के पर्पस में नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी को वॉयलेट कर रहे हैं, और इस तरीके से ये इस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे भी टसल देखने को मिलता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच अगर डीपीएसपीज, तो ये सिंपली वही बात है ना कि डीपीएसपी की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है डीपीएसपीज को अप्लाई करने के दौरान। दोस्तों इन क्रिटिसिजम्स के बावजूद भी डीपीएसपीज की बहुत ज़्यादा महत्ता है, काफ़ी यूटिलिटी है। अगर आप देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जैसे एल.एम. सिंघवी, ये एमिनेंट जूरिस्ट और डिप्लोमेट थे। इनका कहना है कि जो डायरेक्टिव्स हैं वो लाइफ गिविंग प्रोविजंस हैं हमारे संविधान के लिए, यानी हमारे संविधान को ये जीवन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं सोशल जस्टिस की फिलोसॉफी के संदर्भ में भी। MC चागला जो कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, इनका यह कहना था कि इफ़ ऑल दिस प्रिंसिपल्स आर फुल्ली कैरिड आउट आवर कंट्री वुड इंडीड बी अ हेवन ऑन अर्थ, यानी अगर डीपीएसपीज के प्रोविजंस को अप्लाई किया गया तो जो हमारी कंट्री है वो बिल्कुल अर्थ में हेवन होगी, यानी इतना ज़्यादा महत्व रखती है हमारी डीपीएसपीज। इसी तरीके से B.R. अम्बेडकर ने भी यह कहा कि जो डायरेक्टिव्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हैज़ ग्रेट वैल्यू बिकॉज दे ले डाउन दैट द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटी इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी आर्थिक लोकतंत्र की बात की जा रही है जो कि अलग है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इनफैक्ट ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी कहा था कि जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनका एम है जो सोशल रेवोल्यूशन के गोल्स हैं इन्हें बढ़ाना और रेवोल्यूशन को फोस्टर करना बाय एस्टेब्लिशिंग द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट्स अचीवमेंट, यानी इनके अचीवमेंट के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है उन कंडीशंस को इस्टेब्लिश करना। सर B.N. राव का कहना था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनका मोरल परसेप्ट फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के अथॉरिटीज़ के लिए एक मोरल परसेप्ट का काम करते हैं और इनकी एजुकेटिव वैल्यू भी है। MC सीतलवाड़ जो कि हमारे फॉर्मल अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, इनका भी यह कहना था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है भले ही ये लीगल राइट कॉन्फर ना करता हो और ना ही लीगल रेमेडीज़ को क्रिएट करता हो, बट फिर भी काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें बताई गई। पहला तो ये कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है, यानी अथॉरिटीज़ को जनरल रिकमेंडेशन देता है। इसके अलावा रिमाइंड करता है बेसिक प्रिंसिपल्स को कि न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहता है इन चीज़ों को बिल्ड करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस रखता है हमारा ये डीपीएसपी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में देखने को मिला, और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन डीपीएसपी से आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।